सभी लोगों को इस यूट्यूब चैनल लेट अस फेस द एग्ज़ाम में स्वागत है। आज मैं भाग 2 करवक के भाग 2 के हर एक पद के अर्थ को बताते हुए और पूरी कविता का अर्थ बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यह कविता मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कविता है और बिहार बोर्ड के 12वीं क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो हम लोग सीधे सीधे कविता की पंक्ति की ओर चलते हैं। करवक भाग 2 की पहली पंक्ति है कि मोहम्मद यही कवि जोर सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोरी लाय रकत के ले, गाढ़ी प्रीत नैन जल भेई। अर्थात कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि मैंने इस काव्य को रचकर सुनाया तथा जिसने भी इस काव्य को सुना इसकी गाढ़ी प्रीति ने उसकी आँखों को भिगोया, अर्थात वह इसकी प्रेम विह्वल भावनाओं से निश्चित रूप से परिचित हो ही जाएगा। यानी दूसरे शब्दों में हम कहें तो मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा का मतलब मोहम्मद का मतलब मोहम्मद जायसी साहब, यही का मतलब इस कविता की जो पंक्ति है सो कवि, कवि का मतलब काव्य की जो पंक्ति है, जोरी सुनावा, जोरी सुनावा का मतलब रच करके सुनाया। कवि कहते हैं कि मैंने इस कविता को रच करके सृजित करके संसार को सुनाया, विश्व के लोगों को सुनाया है। और फिर आगे कहते हैं कि सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जिन्होंने भी इस प्रेम से भरी हुई, प्रेम का मतलब प्रेम, पीर का मतलब पीरा, प्रेम की पीरा से भरी हुई कविता को सुना, अर्थात पद्मावत में किस तरह से रानी पद्मावती की प्रेम पीरा है, तो उस कविता को जिन्होंने भी सुना है तो कवि का कहना है कि जोरी लाए रकत के ले, अर्थात वह इसकी जो गाढ़ी प्रेम की जो भावना है, जोरी लाए रकत के ले, अर्थात गाढ़ी प्रीत नैन जल भेई, अर्थात कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति ने भी इस कविता को सुना है और उसकी आँखों में निश्चित रूप से गाढ़ी प्रीति यानी गाढ़ा प्रेम भर आया होगा, अर्थात उनकी आँखें आंसुओं से भर जाएंगे इस पीरा और प्रेम की कविता को सुन करके। फिर हम लोग अगली पंक्ति की ओर चलेंगे। आओ मन जान कवित अस किन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्ह, कहाँ सो रतन सेन अस राजा, कहाँ सुवा अस बुद्धि उपराजा। आओ मन, कविवर जायसी कहते हैं कि मैंने अपने मन में यह विचार करके, अर्थात औ मन जान कवित अस किन्हा, अर्थात कहने का मतलब है, कवि का कहना है कि वे अपने मन में विचार करके इस कविता की रचना की है। कवित अस किन्हा, इस कविता की एक एक पंक्ति की रचना उन्होंने अपने मन में यह विचार करके किया है, इस ग्रंथ को लिखा है कि मकु यह रहे जगत मह चिन्ह, यानी कहने का मतलब है कि कदाचित दुनिया में मेरी वही निशानी बाकी रह जाएगी, अर्थात दुनिया की सभी चीज़ें नश्वर हैं, भौतिक जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं वे एक न एक दिन नष्ट होने वाली हैं, और सिर्फ प्रेम और दूसरे के प्रति जो हमारी अच्छी अच्छी भावना है, करुणा है, दया है, तो इन भावनाओं से सनी हुई जो हमारी रचना है, काव्य है, सिर्फ यही दुनिया में बाकी रह जाएगी। और वाकई यह सही भी हुआ है। आज हम देख रहे हैं कि राजा महाराजाओं की सारी कृतियाँ नष्ट हो गई, लेकिन साहित्यकारों की जो कृतियाँ रचनाएं हैं वही सिर्फ बची हैं। कवि ने जो भविष्यवाणी की थी वो भविष्यवाणी आज सही है। औ मन जान कवित अस किन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्ह, कहाँ सो रतन सेन अस राजा। कहते हैं कवि कि
रत्नसेन जैसे राजा कहाँ, जो इस पद्मावत काव्य के नायक हैं। और उस समय जिस समय ये राजा थे, उनकी कीर्ति, उनकी मतलब प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में विराजमान थी। आज उनकी कीर्ति, उनकी प्रतिष्ठा नहीं है, अर्थात वो राजा नहीं है। कहाँ है वह तोता, अर्थात कहाँ सो रतन सेन अस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा। सुआ का मतलब तोता, असी बुद्धि उपराजा, अर्थात राजाओं की मतलब रत्नसेन जैसे राजा की भी मतलब काया आज नहीं है। उनकी कीर्ति रचनाओं के माध्यम से जानते हैं, अर्थात ऐसे रचनाकार जो चेचक के कारण अपना रूप खो चुके हैं, अर्थात वो रूपवान रूपवती राजा और रानी आज नहीं हैं, जिनके रूप की चर्चा कभी दुनिया में होती थी। लेकिन आज उनकी कीर्ति है जो रूपवान नहीं थे, वो एक आँख से ही पूरी दुनिया को देखे थे, एक कान से ही सुने थे, अर्थात रूपहीन साहित्यकार की ही रचना आज जीवित है। तो कवि का यह कहना है कि मतलब हमारी जो शारीरिक सुंदरता है, वह सुंदरता स्थिर रहने वाली नहीं है। हमारी आंतरिक जो सुंदरता है, हमारी कोमल जो भावनाएं हैं, वही इस पृथ्वी पर एक रह जाएगी। यहाँ कवि राजाओं की कीर्ति से भी अधिक साहित्यिक कीर्ति के यश की व्यापकता सिद्ध करते हैं, अर्थात अपने अंदर जो हीन भावना कभी कभी मन में आ जाती है कि कोई व्यक्ति सुंदर नहीं है, और उस समय उपहास का पात्र वो होता है, लेकिन उसे अपने मनोबल को ऊंचा रखना चाहिए। यदि वो आंतरिक रूप से उसके अंदर जो गुण हैं वो अच्छे हैं, तो एक दिन उसकी ही कीर्ति रह जाएगी, लेकिन रूपवान लोगों की कीर्ति हो सकती है इस दुनिया में न रह जाए। ठीक है, हम लोग आगे चलें। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ राघव जय किन्ह बखानु, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहे जगह जग रही कहानी। अब कवि का कहना है कि कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, अलाउद्दीन सुल्तान अब कहाँ है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि जायसी कहते हैं कि कहाँ है वह सुल्तान अलाउद्दीन। जिस समय वो सुल्तान थे, उनका बखान पूरी दुनिया में था और उनकी कीर्ति का पताका पूरे विश्व में लहरा रही थी। वो सुल्तान अलाउद्दीन अब कहाँ है। वह राघव चेतन, कहाँ राघव जे किन्ह बखानु, कहाँ है वह राघव चेतन जिसने अलाउद्दीन के समक्ष पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन किया था। अलाउद्दीन के सामने पद्मावती के रूप लावण्य का जिन्होंने वर्णन किया था और जिसके कारण पद्मावती के प्रति आकृष्ट हुए थे अलाउद्दीन, वो अब राघव चेतन भी नहीं है, अर्थात उनकी भौतिक काया भी अब इस दुनिया में नहीं है। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, और वह लावण्य से युक्त, लावण्य से भरपूर, सुंदरता से युक्त वह अपूर्व सुंदरी रानी पद्मावती भी अब नहीं है। इनमें से कोई भी इस संसार में अब नहीं बचा है, केवल उनकी कहानियाँ शेष रह गई, केवल उनकी कीर्ति ही शेष रह गई है, केवल उनकी कहानी ही शेष रह गई है। अतः कवि का कहना है कि हमें अपनी आंतरिक सुंदरता पर भरोसा करना चाहिए, आंतरिक गुण पर भरोसा हमें करना चाहिए। सच है कि भौतिक पदार्थ नश्वर है, अस्थाई है तो बस प्रेम और उनकी गाथा। कवि का आशय है कि शारीरिक सुंदरता तो क्षणभंगुर है, अतः व्यक्ति की आंतरिक सुंदरता ही श्रेष्ठ होते हैं। अर्थात हमें अपने आंतरिक गुणों के उन्नयन पर भरोसा रखना चाहिए, उन्नयन पर हमें स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि यही वह चीज़ है जो दुनिया में एकमात्र रह जाती है। अब कवि की आगे की पंक्ति है, उसको हम लोग देखेंगे। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पै मरे न बासु। कविवर जायसी
इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहते हैं कि धनी सो पुरुष, अर्थात वे पुरुष इस दुनिया में सबसे धनी हैं, धन्य हैं। वही पुरुष धन्य हैं जिनकी कीर्ति, जिनका यश, जिनकी गाथा, जिनके यश सदैव विद्यमान रहते हैं, हमेशा मौजूद रहते हैं। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु। उसके बाद कवि का कहना है कि फूल मरे पय मरे न बासु। फूल का मतलब पुष्प, यानी फूल शाखा से टूट जाता है, बिखर जाता है, उसकी पंखुड़ियाँ बिखर जाती हैं, वो मसला जाता है, वो नष्ट हो सकता है, लेकिन उसकी सुगंध कभी समाप्त नहीं होती, उसकी सुगंध रह जाती है। उसी प्रकार मनुष्य की काया समाप्त हो सकती है, उसका शरीर समाप्त हो सकता है, लेकिन उसके अंदर का जो गुण है, उसकी जो कीर्ति है, वह दूसरे के काम में जो आ जाता है, वो जो भलाई करता है, परोपकार की जो भावना है, प्रेम है, दया है, करुणा की जो भावना है, यही उस मनुष्य का यश जो है के रूप में सदैव जीवित रहता है, हमेशा जीवित रहता है, जब तक यह धरती रहती है। आशय यह कि हमें जीवन में आत्मिक उन्नति पर ध्यान देना चाहिए, हमें जीवन में आंतरिक उन्नयन पर ध्यान देना चाहिए। आगे कवि की पंक्ति है, केई न जगत जस बेचा, केई न लिन्ह जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम संभरे दुई बोल। केई न जगत जस बेचा, केई का मतलब किसने, न किसने जगत जस बेचा, जस का मतलब कीर्ति, यश, प्रतिष्ठा। तो आज तक दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने अपनी कीर्ति को बेचा हो, अपना यश को बेचा हो। प्रस्तुत पंक्ति में कवि जायसी कहते हैं, इस संसार में न तो किसी ने अपना यश बेचा है और न ही वह यश को मूल्य देकर खरीद ही पाया। केई न जगत जस बेचा, केई न लिन्ह जस मोल, अर्थात यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा को कि कोई भी व्यक्ति मूल्य, दूसरे के यश और प्रतिष्ठा को मूल्य चुकाकर भी ले नहीं सकता। जो यह पढ़े कहानी हम समरय दुई बोल। कवि का कहना है कि मेरी तो केवल यही इच्छा है कि जो भी इस कहानी को पढ़े वह दो शब्दों में ही सही मुझे भी याद कर ले। अर्थात जो यह पढ़े कहानी, इस कहानी को जो भी पढ़ेगा, हम समरय दुई बोल, उनके दो बोल से, उनकी दो उक्ति से मेरा भी स्मरण हो जाएगा, अर्थात मुझे भी लोग याद कर लेंगे, मेरे अस्तित्व एक बार फिर से धरती पर आ जाएंगे। क्योंकि हम जिनकी भी कहानी को पढ़ते हैं तो उनके बारे में जो कुछ भी बोलते हैं तो उनके व्यक्तित्व एक बार फिर से धरती पर जीवित हो जाते हैं। कवि की कामना भी यही है कि इस कहानी को जो लोग भी पढ़ेंगे आने वाले समय में, तो उनके दो बोल से कवि की स्मृति भी संवर जाएगी। कवि के भाव का आशय यह है कि लोग उसे यह कहकर याद रखें कि कवि ने प्रेम की पीड़ा से ओतप्रोत सुंदर व अप्रतिम काव्य की रचना की है। वास्तव में राजाओं की गाथाएं भुला दी जाती, लेकिन रचनाकार अमर हो जाते हैं। अर्थात जो उसके रचने वाले हैं वे कभी नहीं मिटते हैं। आज भी हम जिनकी भी कविता को पढ़ते हैं, जिनकी भी कहानी को पढ़ते हैं, उनका व्यक्तित्व एक बार हमारे सामने आ जाता है और लगता है कि वे फिर से जीवित हो गए। तो इस तरह से करवक भाग 2 की सभी पंक्तियों का अर्थ हम लोग अभी समझ लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं अभ्यास पर, प्रश्न उत्तर पर। तो पहला प्रश्न है, कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की? अब कविता के करवक का जो भाग 1 है तो उसमें एक सबसे ऊपर की जो पंक्ति है उस पंक्ति को हम लेंगे कि एक नैन कवि मुहम्मद गुने, सोई बिमोहा जय कवि सुने। तो इसमें कवि का कहना है कि मैंने एक नयन, अर्थात अब कवि जो हैं वो एक नयन, एक आँख से ही संसार को देखें, और इस रूप में वे कहते हैं कि उनकी आँख मतलब साफ और स्वच्छ दर्पण की भांति है। जिस तरह से दर्पण यानी आईना, दर्पण का मतलब होता है आईना, जिस तरह से आईने में हम अपनी छवि को देखते हैं,
और वो आईना जो है हूबहू हमारी छवि को दिखाता है, निष्पक्ष रूप से, कोई पक्षपात नहीं करता है। जिस रूप में भी हम खड़े हो जाते हैं आईने के सामने, दर्पण के सामने, हमारी छवि वो आईना उसी रूप में हमें दिखाता है। तो कवि जो हैं वो अपनी आँख, चूँकि वो रूपहीन हो गए, चेचक के कारण वो रूपहीन हो चुके हैं और एक आँख से ही वो जो है पूरे संसार को देखते आए हैं। तो मतलब कहीं न कहीं उनके मन में एक तरह की भावना आ गई है और एक स्वच्छ भावना, किसी के प्रति राग द्वेष की भावना उनके हृदय में नहीं है। ऐसे भी हम देखते हैं कि दुनिया में जो रूपहीन होते हैं वो जगह जगह पर उपहास के पात्र होते हैं, ठोकर खाते हैं, और ऐसा हालांकि होना नहीं चाहिए। हमें उनके गुण का सम्मान करना चाहिए, लेकिन ऐसा होते होते जिस व्यक्ति को ने यह बार बार झेला है उसका अंतःकरण साफ सुथरा हो जाता है और किसी के प्रति छल प्रपंच की भावना नहीं रहती। तो उनकी एक आंख जो है वो आईने के समान ही छल प्रपंच से हीन है, अर्थात मतलब वो बिल्कुल साफ हैं, बिल्कुल निष्कलंक हैं, मतलब स्वच्छ हैं और गंदगी से रहित हैं। तो इसी वजह से अपनी आँख की तुलना उन्होंने दर्पण से की है कि जिस तरह से दर्पण हमारी छवि को निष्पक्षता से दिखाता है, साफ सुथरा ढंग से दिखाता है, उसी तरह से कवि की आँख जो है वह भी किसी वस्तु को देखती है तो उस वस्तु में उसे कोई बुराई नज़र नहीं आती है और वह जो है उस वस्तु को साफ सुथरी निगाह से देखते हैं, अर्थात कहीं से कोई छल प्रपंच या मलिनता उनकी आँखों में या उनके हृदय में नहीं रही है। उनकी आँखों से झलकती भी है भावना। हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसको देखने के बाद हमारे आँखों से भावना झलकती है, तो कवि की आँख जो है वह एक दर्पण के सामने स्वच्छ भावना का प्रदर्शन करती है। इसी कारण से कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से की है। अब प्रश्न दूसरा है कि पहले करवक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। अब यहाँ पर हम लोग पहले करवक में इन 3 शब्दों की चर्चा है। पहले शब्द कलंक की चर्चा 2 जगह पर की गई है। एक तो है कि चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्ह उजियारा, और दूसरी जगह पर कलंक की चर्चा यहाँ पर है, जौं लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन करा। तो 2 जगह जो कलंक है, तो पहले जो कलंक है वो चंद्रमा के दाग, अर्थात चंद्रमा में प्रभा है, चंद्रमा समुज्ज्वल है, काफ़ी ज्योति उसमें है और पूरे संसार को अपनी शीतल चांदनी देती है। वो चंद्रमा की शीतलता, चंद्रमा की जो सुंदरता है, उस सुंदरता में भी एक दाग है और वह दाग कवि के शब्दों में वह एक कलंक है, अर्थात कमजोरी है, अर्थात उसमें भी कुछ दोष है। तो इस दोष के रूप में उन्होंने कलंक की चर्चा की है। 2 बार कलंक की चर्चा, और अगली बार जो उन्होंने कलंक की चर्चा की है, जौ लही धरी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन करा, उसमें भी कलंक की चर्चा उन्होंने दोष के रूप में ही ली है कि किस तरह से कांच की घड़िया में कच्चे सोना को तपाया जाता है और वो जो पीड़ा सहती है, जो आँच सहती है, अर्थात वो जो पीड़ा है, वो जो आँच सहने, कष्ट सहने की जो स्थिति है, वह भी एक तरह से कलंक की ही तरह है, अर्थात एक उसका एक कमज़ोर पक्ष की तरह है। लेकिन इस दोनों जगह जो कलंक है, इस कलंक से कवि ने यह सिद्ध किया है कि चंद्रमा में जिस तरह से कुछ दोष हैं, तो उस दोष के आगे चंद्रमा में इतने ज़्यादा गुण हैं कि वह दोष ढका जाता है। वो कलंक जो है कोई देखता नहीं है, यहाँ तक कि चंद्रमा की शीतल चांदनी ही सबको याद रहती है, वह दाग याद नहीं रहता। उसी तरह से कवि का भी यही सोचना है कि यदि हमारे अंदर आंतरिक गुण हैं, यदि हमारे अंदर कुछ करने की भावना है, क्षमता है,
तो बाहरी जो सुंदरता है उसमें अगर कुछ दोष भी है तो वह भी ढक जाता है, वह भी दब जाता है। और जिस तरह से कांच की घड़िया में वो उसकी जो तपन है उसको बर्दाश्त कर लेता है, तो वो जो है कच्चा सोना असली सोना में परिवर्तित हो जाता है। तो कहीं न कहीं हम उस दोष को भी स्वीकारते हैं और दोष से अधिक अपने गुण को बड़ा कर लेते हैं, तो यह हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाता है। तो कलंक का आशय करवक के प्रथम भाग में जो कलंक की चर्चा है उसमें यही है कि हम अपने दोष को मतलब दबा करके और गुण को थोड़ा हम बड़ा कर लें। जिस तरह से चंद्रमा का जो गुण है वो उसके सामने उसका दाग का कोई अस्तित्व नहीं है, तो हमारे आंतरिक जो सुंदरता है उसको हम थोड़ा सा उन्नयन कर लें, विकास कर लें, तो बाहरी सुंदरता की हम जो है सो उसकी भरपाई कर लेते हैं और फिर आंतरिक सुंदरता ही सभी जगह जिंदा रहते हैं और वही ऐतिहासिक हो जाता है। बाह्य सुंदरता तो नश्वर है, शरीर नश्वर है तो सुंदरता भी नश्वर है, तो वह समय के साथ नष्ट हो जाता है, लेकिन हमारे अंदर का जो गुण है वो हमेशा हमेशा के लिए रह जाता है। फिर दूसरा शब्द है कांच। कांच की चर्चा यहाँ पर की गई है कि जौ लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन करा। अर्थात जिस तरह से मतलब घड़िया जो है जिसमें तपाया जाता है सोने को, कच्चे सोने को तपन झेलना पड़ता है, तो वह कांच की घड़िया जो है वह तपन सहने के बाद उसकी जो तपिश है, तपिश सहने, कच्चा सोना जो है वो तपिश सहने के बाद एक तरह से सोना मतलब कुंदन हो जाता है और वह सोना बहुमूल्य हो जाता है, अमूल्य हो जाता है। तो यहाँ कांच का मतलब है कांच की जो घड़िया है जिसमें के अंदर जो है कच्चे सोना को रखा जाता है और उसे तपाया जाता है, तो वो सोना जो है वो मतलब पूर्ण रूपेण स्वर्ण बन जाता है, कंचन हो जाता है। तो कांच को यहाँ तपना पड़ता है, कांच को संघर्ष झेलना पड़ता है, पीड़ा सहनी पड़ती है। तो उसी अर्थ में है कि जब हम पीड़ा सहते हैं तो कांच भी जो है वो पीड़ा सह करके सोने के परिवर्तन का साक्षी होता है, सोने में परिवर्तन का साक्षी होता है। तो यहाँ पर कांच इसी शब्द में प्रयुक्त हुआ है, कांच का मतलब शीशा। तो इस कांच भी जो है सोने के परिवर्तन को देखता उसका साक्षी होता है, उसका गवाह होता है और वह भी बहुमूल्य हो जाता है, अमूल्य हो जाता है। तो जब हम संघर्ष करते हैं, पीड़ा झेलते हैं, तपन झेलते हैं, तो हम भी बहुमूल्य हो सकते हैं, हम भी अमूल्य हो सकते हैं। और यहाँ कंचन से है, कंचन का मतलब यहाँ पर सोना कि किस तरह से यहाँ जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भाग कंचन गिरी लाग आकाशा, जौ लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन करा। मतलब है कि यहाँ पर कंचन का कंचन गिरी भी है और कंचन भी है, दो जगह पर कंचन शब्द का प्रयोग है। तो पहला जो कंचन गिरी है उसमें है कि त्रिशूल का उपयोग किया गया मतलब सुमेरु पर्वत को विनष्ट करने के लिए, लेकिन सुमेरु पर्वत ने उस त्रिशूल के प्रहार को झेला। उस त्रिशूल की जो मतलब एक तरह से घातक प्रहार थे, उस घातक प्रहार को भी सुमेरु पर्वत ने झेला, जिसके कारण उस घातक पीड़ा को सहने के बाद वो पूरा का पूरा सुमेरु पर्वत सोने के पहाड़ में परिणत हो जाता है। और दूसरा शब्द है यहाँ कांच होई नहीं कंचन करा, अर्थात कांच की घड़िया में कच्चे सोने को तपाया जाता है, तो वो सोने मतलब एक तरह से स्वर्णिम उसकी काया हो जाती है, सोना में बदल जाता है और उसकी जो चमक है, उसकी जो दीप्ति है वह अनमोल हो जाती है, अमूल्य हो जाती है। तो जब हम मतलब देखते हैं कि किस तरह से त्रिशूल के प्रहार को झेल करके सुमेरु पर्वत कंचन गिरी में परिणत हो जाता है और कांच की घड़िया जो है वह तपन सह करके, आँच सह करके, और वह भी सोने में परिणत होने के दृश्य का साक्षी होती है। तो हम देखते हैं कि कंचन जो होता है वह तब होता है जब हम किसी पीड़ा या संघर्ष को झेलते हैं। तो आज बस इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में अगला जो हमारा प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग देखेंगे और अगले पाठ को भी हम लोग देखेंगे। तब तक आप सभी
को नमस्कार। और अंत में यही कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को एक दो बार 3 बार ज़रूर देखें, और ताकि आपको एक एक पंक्ति का अर्थ समझ में आ जाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।